नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड ए बिग हेलो टू ईच वन ऑफ यू। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं और उस विषय का शीर्षक है जमानत जब्त। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जमानत जब्त इस शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे। आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा जरूर होगा या कई बारी आपने सुना भी होगा किसी को ऐसा कहते हुए। जी हाँ, जमानत जब्त का सीधा ताल्लुक भारतीय चुनाव प्रक्रिया से है, जिसके अंदर चाहे संसदीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जब भी कोई उम्मीदवार हारता है तो हार भर जाना उतना जो है मजाक का या चर्चा का विषय नहीं बनता, जितना कई बार जमानत जब्त हो जाना एक बहुत ही एक ऐसा विषय बन जाता है जिसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले ये देखा जाए कि जमानत का मतलब क्या है और फिर हम देखेंगे कि ये आवश्यक क्यों है। जमानत यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका जो रेफरेंस है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये वो कानून है जो हमारी आज़ादी के बाद विभिन्न प्रकार के चुनावों की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बनाया गया था। इसके सेक्शन 34(1)(a) और (b) में यह निर्दिष्ट है कि कोई भी उम्मीदवार जब लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव के लिए जब खड़ा होगा तो बाकी सारी जो क्वालिफिकेशंस जो उसे पूरी करनी है, उसके अतिरिक्त उसे एक जमानत राशि भी जमा करानी होती है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं इंग्लिश में। आपको ये जानकर बड़ा रोचक लगेगा कि जब सबसे पहले सेक्शन 34(a) और (b) को 1(a) और (b) को जब लाया गया, तब उस समय लोकसभा में एक सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट को या उम्मीदवार को 500 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती थी, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए जो उम्मीदवार थे उनको यह राशि 250 रुपये के रूप में जमा करानी होती थी। इसी तरह से विधानसभाओं में, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, वहाँ पर एक सामान्य श्रेणी का जो उम्मीदवार है वो 250 रुपये की जमानती राशि ही जमा कराना उसके लिए आवश्यक था, और इनमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उम्मीदवार थे वो केवल 125 रुपये की जमानती राशि जमा कराते थे। ये शुरुआती साल थे, बड़े साल तक यही प्रक्रिया चली। लेकिन फिर 1996 में अगस्त 1996 में पहली बार जमानती राशि को अमेंड किया गया, चेंज किया गया, बढ़ाया गया, क्योंकि बहुत जगह से इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी कि इसके कम होने के कारण बहुत उम्मीदवार खड़े होते हैं और प्रशासनिक प्रणाली जो हमारा तंत्र है उसको चुनाव संचालित करने में बहुत परेशानी होती है। लिहाजा इसको ऐसा बना दिया जाए कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ें। अगस्त 1996 में ये राशि बढ़कर लोकसभा के मामले में हो गई 10,000 सामान्य उम्मीदवार के लिए और 5,000 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उम्मीदवार के लिए। अब अगर हम बात करें राज्य विधानसभाओं की, तो वहां पर ये राशि हो गई 5,000 सामान्य उम्मीदवारों के लिए और 2,500 शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब उम्मीदवारों के लिए। ये प्रणाली भी काफ़ी समय तक चली और उसके बाद फरवरी 2009 में इसको फिर से रिवाइज किया गया, और ये रिवाइज करने के बाद आज की जो व्यवस्था है, जो आज भी लागू है, उसके अंतर्गत लोकसभा में किसी भी चुनाव को लड़ने वाले उम्मीदवार अगर वो सामान्य श्रेणी से है तो उसे 25,000 रुपये जमानती राशि जमा करानी पड़ती है, और अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वर्ग से आता है तो 12,500। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं में सामान्य श्रेणी का जो उम्मीदवार है उसे अब जमा कराने पड़ते हैं 10,000 रुपये जमानती राशि के तौर पर, और जो शेड्यूल ट्राइब श्रेणी का है उसे कराने पड़ते हैं 5,000 रुपये। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जमानती राशि है ये जब्त कैसे होती है, और फिर ये जमानत जब्त, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आती कहाँ से है। तो इसके बारे में इसी सेक्शन में ये निर्दिष्ट है कि और उसके बाद फिर सेक्शन 158 जो है
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का ही सेक्शन है, उसमें ये बड़ा भली प्रकार से बताया गया है कि अगर चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाने के पश्चात ऐसे समस्त उम्मीदवार जिन्होंने कुल पड़े वोट जो है, कुल जो मत पड़े हैं, उसका छठा भाग 1/6 या हम कहें 16.7%, अगर इतने वोट उन्होंने अर्जित नहीं किए हैं तो उनकी ये जमानती राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इससे ये बड़ा स्पष्ट होकर आता है कि जमानत उसी उम्मीदवार की जब्त होती है जो चुनाव में 16.7% मत भी प्राप्त नहीं कर पाए। जो जो ये बड़ा आसानी से क्लियर करता है कि ऐसा कोई भी उम्मीदवार जो पूरा प्रभाव नहीं रख पाया कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या अपने इलाके में, काफ़ी बड़ी संभावना बन जाती है कि वो अपनी जमानत भी ना बचा पाए। तो हारे तो एक तरफ, लेकिन साथ में जमानत भी आप नहीं बचा पाए। अब इसमें हमें एक दो चीज़ें जरूर देखनी है। पहली बात ये कि ये जमानत की राशि रखने का प्रावधान क्यों रखा गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसके पीछे केवल एक बहुत बड़ा कारण है कि चुनाव में केवल वही उम्मीदवार चुनाव लड़े जो गंभीर हैं, जो पूरा समय दे सकते हैं, जो एक प्रभाव रखते हैं, जो एक जिसे कहते हैं कि उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है कि वो उस इलाके में या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत ही प्रभावी तौर पर एक राजनीतिक जो है लीडरशिप दे सकते हैं, वही लोग चुनाव लड़ें, ऐसा माना गया है। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक नागरिक को जिस तरह से मत देने का अधिकार है, उसी तरह से चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें संतुलन बना के रखना होता है। इसीलिए ये जो जमानती राशि है ये शुरू में रखी गई और इसको समय समय पर बढ़ाया भी गया। और मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे हम अगर थोड़ा सा इतिहास की तरफ देखें, 1996 में मोडाकुरिची करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तमिलनाडु में, वहाँ पर जब असेंबली इलेक्शन हुए तो 1033 उम्मीदवार खड़े हो गए। और आप ये समझ सकते हैं कि वो उस समय मतदान पत्र का जमाना था, ईवीएम वगैरह तब तक नहीं आए थे, और इसलिए मतदान पत्र की जगह मतदान पुस्तिका बनानी पड़ी वहाँ के अधिकारियों को, क्योंकि 1093 कर्मचारी उम्मीदवारों का नाम और उनके सारे चुनाव चिन्ह वगैरह उसमें डालने थे। बहुत ही बड़ी परेशानी हुई और सबसे बड़ा जो एक तथ्य निकल के आया वो ये था कि 1093 में से केवल 3 लोग अपनी जमानत बचा पाए और 1090 लोगों की जमानत जब्त हो गई। इसी प्रकार 2019 के अभी हाल ही में जो लोकसभा के जो पिछले इलेक्शन हुए, उसके अंदर तेलंगाना के निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 185 कैंडिडेट खड़े हो गए। तो ये चीजें थोड़ा सा इंडिकेट करती हैं या ये चिन्हित करती हैं कि हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि चुनाव प्रक्रिया में वही लोग चुनाव लड़ें जो गंभीर हैं, जो प्रभाव रखते हैं और जो नेतृत्व करने की उनके अंदर शक्ति भी है। अगर हम भारत की तुलना बाकी देशों से करें तो हम देखते हैं कि, और हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक देशों की, तो हांगकांग के अंदर अगर कोई उम्मीदवार केवल 3% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट अगर ले लेता है तो उसकी जमानत बच जाती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में 4% पे जमानत बचती है, यूके यानी इंग्लैंड में 5% पे जमानत बच जाती है, जापान में 10% पे बचती है और साउथ कोरिया में माफ कीजिएगा, साउथ कोरिया में 15% वोट लेने पर भी जमानत बच जाती है। तो इससे एक अंदेशा जरूर होता है कि भारत में 16.7% का जो हमने ये मापदंड रखा हुआ है ये थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि हम पूर्व में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और ये देखें कि आमतौर पर इलेक्शंस के अंदर जमानत जब्त होने का क्या क्या रिकॉर्ड रहा है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ 1951-52 में, उसमें 40% उम्मीदवारों की, संसदीय चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 40% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। लेकिन 1996 आते आते हम ये देखते हैं कि 91%, 91% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई और उससे ये निकल के आया कि लगभग 13,952
कैंडिडेट खड़े हुए और 12,000 समझता है 12,800 के आसपास जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई। तो इस तरह से 91% लोगों की जमानत जब्त हुई, जो ये बहुत साफ तौर पे परिलक्षित करता है कि उम्मीदवार संभवतः बहुत अधिक जोश के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन शायद उनके पीछे उतना संगठन या उनके पीछे उतना सहयोग नहीं होता। अभी पिछले 2019 के चुनावों में भी 86% उम्मीदवारों ने अपनी जमानत खोई। तो इसलिए ये सारा जो पृष्ठभूमि है ये मैंने इसलिए आपको बताई ताकि पता लगे कि जमानत जब्त होने का मतलब क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, कितनी मतदान आप कितने मत प्राप्त करने पर आप अपनी जमानत बचा पाते हैं। अब हम देखते हैं कि जमानत से जुड़े हुए कुछ बड़े ही रोचक तथ्य भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2019 में एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था के देवदास और वो चेन्नई साउथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और पता नहीं उनको क्या सूझी, 25,000 रुपए की जमानती राशि वो 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों में लेकर आ गए। आप समझ सकते हैं कि वहाँ के प्रशासन को उसको गिनने में या सब कुछ करने में कितनी तकलीफ हुई होगी। जमानत जब्त होने की जब हम बात करते हैं तो केवल जो स्वतंत्र उम्मीदवार है वही नहीं, कई बार बहुत बड़े बड़े महारथी भी अपनी जमानत गंवा बैठते हैं। अभी हाल ही में जो पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, पूर्व की चीफ मिनिस्टर है, वो भी अपनी जमानत ना बचा पाई। श्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और एक से ज्यादा बार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई, 28 उम्मीदवार उतारे और 27 अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि इलेक्शन हार गए पर अपनी जमानत जरूर बचा पाए। इसी तरह से अगर हम यूपी के इलेक्शन को देखें तो कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टी के 93%, और मैं शायद गलत कह रहा हूं, 97% उम्मीदवारों ने अपनी जमानत खोई। बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके 72% उम्मीदवारों ने अपनी जमानत खोई। लेकिन इसमें हमको एक और अधिक रोचक तथ्य देखने को मिलता है कि चूंकि जनता जनार्दन है इसलिए चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर आई, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी बोलात कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। इसी तरह से यूपी में हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः आ गई और बड़े ही बहुमत के साथ आई, लेकिन यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अब हम एक थोड़ा सा ये भी गौर करें कि इतने ये उम्मीदवार खड़े क्यों होते हैं इलेक्शन में। ये थोड़ा सा हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हल्का सा, जैसा कहें, एक बुरा जिसे कहते हैं भाग है या बुरा जो है इसकी ये लक्षण है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, और अगर हम ध्यान से देखें उम्मीदवार खड़े होते हैं और जिस दिन नाम वापस लेने का समय आता है बहुत सारे लोग अपना नाम वापस ले लेते हैं। इससे भी ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ में आती है कि शायद वो किसी और कारण से खड़े हुए थे, बहुत अधिक गंभीर नहीं थे। हम इसमें ये भी देखते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वो इसलिए नहीं खड़े होते कि उनको इलेक्शन में जीत जाने की पूरी जो है उनको पूरा विश्वास है, बल्कि कई बार, और ये बड़ा गंदा पक्ष है हमारी राजनीति का, कि कई बार कुछ राजनीतिक दल कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में इसलिए खड़ा कर देते हैं कि जो वोट वो लेने जा रहे हैं वो अगर उन्हें नहीं मिल रहे तो उनके दूसरे बड़े प्रतिद्वंदी को भी ना मिले। ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ देने वाली हैं। लेकिन इस पूरे तंत्र में इस तरह की इतने बड़े नंबर में, जब इतनी बड़ी संख्या में जब उम्मीदवार आते हैं तो ना केवल प्रशासन को बहुत परेशानी होती है, बल्कि एक तरह से लोकतंत्र का मजाक बन के भी रह जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्शंस में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको कुल 1 वोट मिलता है, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने केवल स्वयं ने ही अपने आप को वोट दिया और किसी और ने नहीं दिया। मैं इस संबंध में 1-2 सुझाव देना चाहूँगा जिससे ये प्रक्रिया थोड़ी बेहतर बने। सबसे पहला तो ये कि हमें ये पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि जमानती राशि को हम और बढ़ाएं।
और बढ़ाने की मैं वकालत इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमने 1996 से आगे हम जब बढ़े हैं तो हमने देखा है कि उम्मीदवारों की संख्या कुछ कुछ कम होती जा रही है। इसको बढ़ाना आवश्यक है, और अगर इसको बढ़ाने में कोई कठिनाई नजर आती है तो कम से कम जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवारों के मामले में तो इसको हर हालत में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टियों के पास अधिक संसाधन भी होते हैं और उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट है उनमें इस व्यवस्था को अगर ठीक समझा जाए तो चालू रखा जाए। एक दूसरा बहुत जरूरी कदम ये उठाया जा सकता है कि जो आदतन खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं उनको रोका जाए, और उस संबंध में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है कि अगर एक उम्मीदवार एक जगह से 2 बारी हार गया है और दोनों बार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया है तो उसे फिर बाधित किया जाए कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी या उस जो है इलाके से या हल्के से खड़ा ना हो पाए। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके अंदर चुनाव एकदम बड़े प्रभावी तरीके से हों, और जो प्रशासन इसको संपादित करने में लगा हुआ है उसको भी कम से कम कठिनाइयां देखनी पड़े। आपने ये देखा होगा कि जमानत जब्त जो है वो न केवल एक हार का प्रतीक है बल्कि एक बड़ी हार का प्रतीक है, लेकिन न केवल इसको मजाक तक सीमित रखा जाए बल्कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उस पर अगर राज्य सरकारें या चुनाव आयोग या केंद्र सरकार अगर ध्यान दे तो आने वाले वर्षों में हमारे जो चुनाव होंगे उसमें हम देखेंगे कि ऐसे ही उम्मीदवार आएंगे जो बड़े ताकत के साथ पूरी अपनी जो है सोच के साथ आएंगे, और उनके पीछे एक राजनीतिक सोच भी होगी और उनके अंदर नेतृत्व करने की भी शक्ति होगी, भावना होगी। इस तरह के रोचक जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम समय समय पर मिलते रहेंगे। आप कृपया इस चैनल को देखिए, औरों को भी देखने के लिए प्रेरित करिए, इसको सपोर्ट करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वीडियो दर वीडियो आपको ऐसी ऐसी रोचक चीज़ें बताएंगे कि कुछ माहों या कुछ वर्षों में हम सब जो है हमें सामान्य प्रक्रियाएं जो हर तरह के हमारे यहाँ कार्यकलाप होते हैं हमारे देश में उसके बारे में हमारी सामान्य जानकारी बढ़ती जाएगी, और हमें एक बहुत ही प्रबुद्ध और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।